बुलेटिन में खुशामदीद। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरे, हुकूमती टीम और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुज़ाकराती टीम मुज़फ़्फ़राबाद पहुंची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए वाक़ियात की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी और जमहूरी हक़ है। कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए तैयार हैं। कमेटी मसाइल का फौरी और देरपा हल निकाले। एक्शन कमेटी के अरकान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से ताउन करें। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ एहसन इकबाल, सरदार मसूद खान, राजा परवेज़ अशरफ और कमर जमान कायरा शामिल हैं। फ़रीक़ैन के दरमियान 2 अहम निकात पर मुज़ाकरात होंगे, जिनमें महाजरीन के नशस्तों के खात्मे और वुज़रा की मरात में कमी शामिल है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज, हुकूमती कमेटी मसले के पुरअमन हल के लिए पुरुमीद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, मुज़ाकराती अमल में जो मुतालबात रह गए थे उस तशनकी को दूर करने की कोशिश करेंगे। बातचीत से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था, तशद्दुद से मामला सुलझते नहीं बल्कि उलझते हैं। राजा परवेज़ अशरफ और कमर जमान कायरा का कहना था, डायलॉग के जरिए हल निकालना चाहते हैं। मुज़ाकराती अमल में जो मुतालबात रह गए थे, जिनमें तशनीगी थी, उस तशनीगी को दूर किया जाए। जो अवामी एक्शन कमेटी के दोस्त हैं वो भी राफ़ी कल्ब के साथ इस तातुल को दूर करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम हिब्बे वतन है, बातचीत के ज़रिए तमाम मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। तशद्दुद जो है उससे मामला उलझते हैं, सुलझते नहीं। पुलिस नियत से चाहते हैं कि कश्मीरी अवाम इस मुश्किल से बाहर निकले। मिल बैठकर गुफ्त शनीद के जरिए जो जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें उनके जायज़ मुतालबात के साथ कोई हमदर्दी थी और है। अवाम अपनी रियासत के खिलाफ तो नहीं खड़े हो जाते, रियासत के लिए ख़तरे पैदा हो जाए तो वहाँ तहरीकों को स्लो किया जाता है, वहाँ रोका जाता है। हम मामलात का हल डायलॉग के जरिए करना चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील कर दी है। कहा, एहतजाज करने वालों से दरख्वास्त है, मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मयसर है उसका इश्रे इशीर का भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। इस जिद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे तक पहुँच गई, फांसी चढ़ गए, सीने पर गोलियाँ खाईं, पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद इश्तियाल अंगेजी और तशद्दुद पर उतर आए। पुलिस अहलकारों पर हमले, अहलकारों से असलहा छीन लिया, यरगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ डाली। जख्मी अहलकारों का कहना है, शरपसंदों ने पत्थर और कील वाले डंडे मारे। उनका इरादा हमें जान से मारने का था। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शा, शीशे तक तोड़ डाले। तशद्दुद से एसपी भी जख्मी हुए। इलेक्शन कमेटी ने हम पे हमला किया है, उन्होंने हमें यरगमाल बनाया है, उन्होंने हमारी वर्दियाँ भी उतारी है, पत्थर भी मारे हैं और सोटे भी मारे हैं। जो पुलिस के पास असला था वो भी ले लिया है और पुलिस वालों पे फायर भी किए हैं। हाथों में वो किल लगाए हुए थे, आईनी किल, वो लोहे के किल होते हैं, उन्होंने लगाए। इसके साथ बेदर्दी से उन्होंने ये मुलाजिम को मारा। एसपी साहब खुद भी जख्मी हुए और जवानों को भी मारे। दूसरा, हमारे जितनी सरकारी सामान थे उसमें किट थे, उसमें 12 बोर गने थे, हमसे छीन के उन्होंने जला दिए। वेपन 30 बोर थे उनके पास 9mm पिस्टल थे। जिस एम्बुलेंस में मैं जा रहा था उस एम्बुलेंस को उन्होंने छोड़ा, पूरी एम्बुलेंस उन्होंने शीशे समेत तबाह की है। अल्लाह की तरफ से हमारी जान बच गई, नहीं तो बाकी चांस कोई नहीं था। उनके पास असला था सर, उन्हीं असले से उन्होंने सर हमारे ऊपर फायरिंग वगैरह भी की है। हमारी नफरी है, उनको उन्होंने मारा है, उनसे टीयर गैस गने ली है, उनसे हमारे ऊपर शेलिंग की है। वो तो बिल्कुल हमें जान से मारने के लिए आए हुए थे, वो उनका ये इरादा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज़ाद कश्मीर एहतजाज में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत के लिए पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद पहुंचे। मोहसिन नकवी ने अस्पताल में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। अस्पताल इंतज़ामिया को ज़ख्मी एहलकारों की मुकम्मल निगहदाश्त की हिदायत की और कहा, पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शरपसंद अनासिर दुश्मन की एमा पर आज़ाद कश्मीर का अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं।
اسرائیل نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے غزہ کے لیے جانے والا امدادی قافلہ ناکہ بندی توڑنے میں ناکام رہا۔ 43 کشتیاں روک لی ہیں، سوار تمام افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک کشتی اب بھی غزہ کی جانب رواں دوا ہے۔ جہازوں کو اشدود کی بندرگاہ پر پہنچایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تمام مسافر محفوظ اور صحت مند ہیں، انہیں یورپ ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ پر حملے جاری، وحشیانہ بمباری سے مزید 77 فلسطینی شہید ہو گئے، 220 سے زیادہ زخمی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملے کی مذمت، حراست میں لیے گئے افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں پاکستانیوں کی باوقار شرکت کی ستائش۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے پیغام میں کہا، مشتاق احمد، مظہر سعید، وہاج احمد، اسامہ ریاض اور دیگر پاکستانیوں نے عظیم امدادی مشن میں حصہ لیا۔ یہ اقدام پاکستانیوں کے انصاف کے لیے جدوجہد اور مدد کے جذبے کی نمائندگی ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی واپسی کا بھرپور مطالبہ کرتا ہے۔ پاکستانیوں کی سلامتی، وقار اور جلد وطن واپسی کے لیے دعا گو اور کوشاں ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں غم و غصہ اور احتجاج۔ ترکی، ملائیشیا، تیونس، اسپین، یونان، ارجنٹائن اور ڈنمارک اور دیگر ملکوں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلیوں میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ مظاہرین نے غزہ میں جاری نسل کشی اور گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملوں کی شدید مذمت کی۔ سڑکوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطین کے حق میں نعرے گونجتے رہے۔ شرکاء نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا امدادی کارکنوں کے تحفظ کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں، اسرائیل کو وحشیانہ تشدد سے روکا جائے اور اسلحے کی ترسیل بند کی جائے۔ غزہ امداد لے جانے والے سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج کے حملے کی دنیا بھر میں شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ کولمبیا نے سموتھ فلوٹیلا پر حملے کے بعد اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا، انسانی ہمدردی کا مشن روک کر اسرائیل نے نہ صرف فلسطینی عوام کے حقوق بلکہ بین الاقوامی ضمیر کی بھی توہین کی ہے۔ حماس نے کہا، فلوٹیلا کو روکنا اور کارکنوں کو گرفتار کرنا دہشت گردی ہے۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں ادا کرے۔ پاکستان کی اسرائیل کی جانب سے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکے جانے کی شدید مذمت، تمام ارکان کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے، فلوٹیلا میں شامل افراد کی غیر قانونی گرفتاری بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی کارکنوں کی جان خطرے میں ڈالی گئی۔ اسرائیل کا اقدام جارحیت اور غیر قانونی محاصرے کے تسلسل کا حصہ ہے۔ غزہ کے عوام طویل عرصے سے شدید مشکلات اور محرومیت کا شکار ہیں۔ انسانی امداد روکنا جنیوا کنونشن کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، اسرائیل کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر جواب دہی ہونی چاہیے۔ ہالی ووڈ کے 5000 سے زائد اداکاروں، فلم سازوں اور صنعت کاروں نے اسرائیلی فلم صنعت کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد غزہ میں جاری تنازع اور اسرائیلی پالیسیز کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ فلسطین کے حق میں اسرائیلی فلمی صنعت کا بائیکاٹ کرنے والوں میں جیکوین فونکس، جاویر بادم اور مارک رافالو بھی شامل ہیں۔ مخالفین کی جانب سے اسے انتہا پسندی اور امتیازی سلوک قرار دیا جا رہا ہے۔ بائیکاٹ کے حامیوں کا موقف ہے، یہ انسانی حقوق کی حمایت میں ایک غیر جانبدار اقدام ہے۔ مخالفین اسے یہودی کمیونٹی کے خلاف منظم سازش سمجھتے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی حکومت سے مثبت مذاکرات کرے، آزاد کشمیر کے سابق چیف جسٹس سمیت اہم شخصیات نے اپیل کر دی۔ اہم شخصیات کا کہنا ہے کہ گیند جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کورٹ میں ہے، فائدہ نہ اٹھایا تو خراب حالات کے ذمہ دار ہوگی۔ پاکستان کی اسٹاف کی پرزور خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آزاد کشمیر میں بھیجا ہے کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو چیز مطالبے عوامی ایکشن کمیٹی کے ان کو اٹینڈ کریں اور ان کو حل کریں۔ عوامی ایکشن کمیٹی سے اپیل کروں گا کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ وہ اس کمیٹی کا بھرپور اس کا تعاون کریں
इसका खैर मकदम करें और इसके साथ इसको पूरा वक्त दे के मामला को हल करें। वफाकी वज़ारत मुश्तमिल में जो कमेटी तश्कील दी गई है मुज़ाकरात के लिए, इसका अहले कश्मीर ने खैर मकदम किया। हुकूमत पाकिस्तान ने अवामी एक्शन कमेटी के जितने भी मामला थे उनको देखने के लिए एक कमेटी भेज दी है। गैन जो है वो अवामी एक्शन कमेटी की कोर्ट में है। अवामी एक्शन कमेटी ने इससे फायदा न उठाया तो मुस्तकबिल में जो हालात खराब होंगे उसकी जिम्मेदारी भी कमेटी के ऊपर। और दुनिया भर की तरह ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इजरायली जहारियत के खिलाफ कराची में भी मुजाहिरा किया जा रहा है। मुजाहिरे की क्या तफसीलात है जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैजुल्लाह खान से। बताएगा फैजुल्लाह, क्या सूरत हाल है, किसकी जानिब से मुनाकिद करवाया गया है ये मुजाहिरा? देखिए, दुनिया भर की तरह कराची में भी जमात इस्लामी ने काफिले समूद की इमदादी कश्तियों को रोकने और इंसानी हुकूक के कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया है और एहतजाजी मुजाहिरा न्यू एमेजिना रोड से नुमाइश चौरंगी तक हुआ है और इसमें जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी जिन्होंने इसराइली जारियत के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। और इससे जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर खान समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत तमाम पाकिस्तानी कारकुनों और इंसानी हुकूक के दीगर जो कारकुन वहाँ पर गिरफ्तार हैं या पहुँचे हैं उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया है और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि इस मामले का नोटिस लिया जाए और पूरी दुनिया से अपील की गई है कि इस मामले में इसराइल पर दबाव डाला जाए और उन कश्तियों को वापस किया जाए और जो इंसानी हुकूक के कारकुन जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें भी उनके वतन वापस रवाना किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया है कि गजा के लोगों की मदद करने के लिए हुकूमती सतह पर इमदादी कारवां तश्कील दिया जाए ताकि उन लोगों की मदद की जा सके। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह खान। इजरायली जाहरियत और रुकावटों के बावजूद स्मूथ फ्लोटिला की एक कश्ती गजा के समंदर में दाखिल हो गई है। कश्ती गजा के पानी में दाखिल हो गई है। मॉनिटरिंग टीम ने बताया कि कश्ती गजा के पानी में ट्रैक की गई है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं माजरत चाहता हूँ, हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ। अबू आकला शिप पर मौजूद हमारी मॉनिटरिंग टीम ने बताया है मिकीनो नामी कश्ती गजा के पानी में ट्रैक की गई है। ट्रैकर सिस्टम ने मिकीनो को गजा के समंदर में देखा है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इमदाद की मुंतज़िर मासूम फ़लस्तीनी बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है एक बच्ची गजा के साहिल पर स्मूथ फ्लोटिला की कश्तियों का इंतजार कर रही है जो उन भूखे और प्यासे लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। बच्ची के हाथ में एक कॉपी और पेंसिल है जिसकी मदद से उसने एक ड्राइंग बनाई है। एक तरफ गजा की तबाही और बेयारो मददगार फ़लस्तीनियों को दिखाया गया है तो दूसरी तरफ समंदर में स्मूथ फ्लोटिला के इमदादी काफिलों को गजा की जानिब बढ़ते दिखाया गया है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस का नेशनल प्रेस क्लब पर धावा तोड़फोड़ मुजाहिरीन समझकर सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कैफेटेरिया में मौजूद सहाफ़ियों पर भी डंडे बरसाए। सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब नैयर अली का तशद्दुद में मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने सहाफ़ियों को लिटा कर मारा। बदतरीन वाक़े पर आंखें बंद कर ली तो ये वाक़या दीगर जगहों पर भी पेश आ सकता है। इस्लामाबाद पुलिस का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान की तारीख का स्याह-तरीन और बदतरीन वाक़या है। पुलिस के एहलकार अंदर दाखिल होते हैं, अमलाक में को तोड़फोड़ करते हैं। ये वाक़या नो और नेवर वाली बात है। अभी हमारा हंगामी इजलास हमने बुलाया है। सब दोस्तों की राय से अपनी डिमांड सामने रखेंगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ हमने क्या करना है वो भी हम अनाउंसमेंट करेंगे। सिर्फ अब इस्लामाबाद प्रेस क्लब का इशू नहीं है। आज अगर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के इस बदतरीन वाक़े पर हमने आंखें बंद कर ली, कल ये वाक़या लाहौर में भी हो सकता है, कराची में भी हो सकता है, कोयटा और पेशावर में भी हो सकता है। इसलिए भी हम पहले अपने दोस्तों से यहाँ मुशावरत करेंगे, फिर पाकिस्तान भर के दोस्तों से मुशावरत करेंगे, फिर अपना लाहे अमल भी देंगे और अपने मुतालबात भी पेश करेंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गए। कहा पुलिस एहलकारों को प्रेस क्लब के अंदर नहीं आना चाहिए था। बतौर वज़ीर मुमलिकत पुलिस की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी मांगने आया हूँ। बाहर एहतजाज करते मुजाहिरीन ने पुलिस के साथ हाथापाई की। कुछ लोग भागकर प्रेस क्लब के अंदर आए जो वाक़या पेश आया। पुलिस और इंतज़ामिया का कतन ऐसा कोई इरादा नहीं था। IG इस्लामाबाद को पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत की है। वज़ीर दाखिला ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है।
منسٹر نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے. میں بھی اس واقعے کی نہ صرف مذمت کرتا ہوں، ایز اے اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر میں حاضر ہوا ہوں پریس کلب، آپ کی انتظامیہ اور تمام صحافیوں سے غیر مشروع معافی کے لیے. واقعہ بالکل اچانک ہوا. کشمیر ایکشن کمیٹی کے کچھ لوگ کو ایک مظاہرہ کر رہے تھے پریس کلب کے باہر. جب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو کچھ لوگ پریس کلب کے اندر آئے، جس کا پیچھا کرتے ہوئے کچھ پولیس کے لوگ وہ اندر آئے ہیں. انہیں نہیں آنا چاہیے تھا. انٹیریئر منسٹر نے انٹرنل پولیس کو اپنی انکوائری کا حکم دیا ہے. اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کا دھاوا اور صحافیوں پر تشدد کا واقعہ. سی پی این ای، پی ایف یو جے اور ایم این کی پولیس دھاوے کی مذمت. سی پی این ای، پی ایف یو جے اور ایم این نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا. حکومت سے مطالبہ کیا ہے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. صحافی تنظیموں نے واقعے کو صحافیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا تسلسل قرار دیا اور کہا اشتہارات کے ذریعے دھمکیاں آمیز زبان استعمال کی جا رہی ہے. رپورٹرز، فری لانسرز کو ریاست مخالف تنظیموں کی فہرست میں لا کھڑا کر دیا گیا. صحافیوں کی کردار کشی کرنا فوری طور پر بند کی جائے. صحافیوں کو دباؤ میں لانا بند اور اظہار رائے کو سلب نہ کیا جائے. ہراسانی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کسی صورت قبول نہیں. آئین و قانونی جدوجہد کے تمام آپشن استعمال کیے جائیں گے. نواز شریف کی بیٹی ہوں، معافی نہیں مانگوں گی. جب پنجاب کی بات آئے گی تو خاموش نہیں رہوں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا سیلاب آیا تو لیکچر دیا گیا، دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. اپنے لوگوں کو کبھی کشکول پکڑنے نہیں دوں گی. آج ہم آئی ایم ایف کے غلام بنے ہوئے ہیں. کچھ کرنے کا سوچتی ہوں تو سننے کو ملتا ہے آئی ایم ایف نہیں مانے گا. یہ کتنی بڑی تذلیل ہے. دیکھو ان بچوں کو جن کو 9 مئی کو کہا کہ اپنے ملک پہ حملہ کر دو، وہ بیچارے باتوں میں آ گئے. اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ جیلوں میں رل رہے ہیں. جو آپ کو گھراؤ جلاؤ کی ترغیب دیتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. پرفارمنس پیچھے رہ جائے، نیریٹو آگے چلا جائے تو ملک کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو 2018 سے لے کے 2022 تک. آج آئی ایم ایف کے ہاتھوں آپ غلام بنے ہوئے ہو. آج میں کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں مجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں آئی ایم ایف اس کی اجازت نہیں دے گا. یہ کتنی بڑی تذلیل ہے. کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہے بھیک میں ہم تھوڑا سا پیسہ دے دیں گے تو تم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. ابھی سیلاب آیا، مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے. اب بس کر دو. مریم نواز شریف کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی. پنجاب کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی اور کون کرے گا؟ اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. حکومت کا ایک بار پھر پیپلز پارٹی سے رابطہ. قیادت سے ملاقات کی خواہش کا اظہار. حکومت پیپلز پارٹی قیادت سے براہ راست بات چیت کی خواہش مند ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پی پی قیادت سے بات چیت کریں گے. پی پی نے حکومت کو پارٹی قیادت کی عدم دستیابی سے آگاہ کر دیا. پیپلز پارٹی کی قیادت گزشتہ چند روز سے بیرون ملک ہے. صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو دبئی میں موجود ہیں. پی پی نے حکومت کو قیادت کی وطن واپسی کی تاریخ سے آگاہ کر دیا. اسحاق ڈار پی پی قیادت کو موجود صورتحال اور پارلیمان کی کارروائی اور قانون سازی پر اعتماد ملیں گے. اسحاق ڈار پی پی قیادت کی شکایات اور تحفظات سنیں گے. صدر ٹرمپ معاہدہ وزیر اعظم یا فیلڈ مارشل کا فیصلہ نہیں. یہ معاہدہ اجتماعی سوچ کے ساتھ سامنے آیا ہے. تمام اتحادی ممالک کا ہے. قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتے. امن قائم کرنا تمام جماعتوں کی ذمہ داری ہے. صحافی کے سوال پر کہا آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے لڑنے نہیں دیں گے. کے مطابق چلیں گے اس میں کوئی تصادم نہیں آئے گا. اکیلے کوئی نہ فیصلہ کیا ہے نہ کوئی کرنے جا رہے ہیں. وہاں معاہدہ ہوا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. وہ صرف میاں شہباز شریف کا فیصلہ نہیں ہے یا جنرل عاصم منیر کا فیصلہ نہیں ہے. جتنے ہمارے اتحادی ہیں انہوں سب نے مل کے کنسنسس ڈاکومنٹ تیار کیا ہے. بلیم گیم میں نہیں جانا چاہ رہا. یہ بھی ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے تمام جماعتوں کی. وہ مل کے امن امان کے بارے میں کام کریں. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے لڑا دیں. کل ان کی میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے اتفاق کیا ہے وہ مل کر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ملکی سالمیت کے لیے کام کریں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے شرمیلا فاروقی کے بیان پر مناظرے کا چیلنج دے دیا. کہا پیپلز پارٹی کی سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے. مریم نواز کی پنجابی حکومت کو 2 سال بھی نہیں ہوئے. آپ 17 سال 17 عوامی فلاح کے منصوبے نہیں گنوا سکتے. مریم نواز نے 1.5 سال میں 90 منصوبے شروع کیے، 50 مکمل بھی ہو چکے. سندھ میں ایسی ترقی ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی. آ جائیں وہ قوم کو دکھائیں. کراچی کے لوگ خود لاہور کی سڑکوں اور صفائی کی تعریفیں کرتے ہیں.
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने मुलाकात की है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने बताया, मुलाकात में समाजी, सियासी, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पंजाब में हालिया सैलाब से तबाहकारियाँ हम सब के लिए बाइसे अफसोस हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, वो सिंध हुकूमत की हिमायत और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों सूबों के दरमियान ताउन अवामी फलाह के लिए नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजीद मजबूत करने पर भी बात हुई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जलालपुर भटिया में सैलाब गुजरे कई दिनों बाद तबाही के आसार बाकी हैं। मुतासरीन के घर बार और रोजगार नहीं रहा। तबाहाल घरों में गरीब खवातीन मुख्तलिफ काम करके चूल्हा जलाने के लिए कोशां हैं। मुनीर तबस्सुम की रिपोर्ट। दरिया चनाब में आने वाले हालिया सैलाब ने जलालपुर भटिया के नवाही देहात में ऐसी तबाही मचाई कि सैलाबी रेला ज़री ज़मीनों और फसलों के साथ साथ घर और रोज़गार भी बहा कर ले गया। खेतों में मजदूरी करने वाले गरीब देहाती ज़मीनें बह जाने से बेरोज़गार होकर घर बैठ गए। माही गाँव गड़ी गोंदल की देहाती मेहनत कश खवातीन हाथों से सेवियाँ बनाकर घर का चूल्हा जलाने पर मजबूर हैं। सेमियां बांट के अपना गुजारा करने वेच छड़ते हैं, दिहाड़ी तो लग गए हैं, ना कोई हुकूमत बनता है ना कोई सर्दी आलो। अब सवाल ये है कि सैलाब मुतासरीन के लिए अरबों रुपए के फंड मुख्तस करने वाले हुक्मरान कहाँ हैं? इमदादी कार्रवाइयों वाली हुकूमती टीमें ऐसे मुतासरीन तक कब पहुँचेंगी? मोहम्मद मुनीर तबस्सुम, ARY न्यूज़, जलालपुर भटिया। कराची के सबसे बड़े सनती इलाके साइट एरिया की सड़कें भी तबाहाल। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। हबीब बैंक चौरंगी से मेट्रोविल तक जाने वाली सड़क पर गढ़ों की भरमार है, सफर दुश्वार है। रूहा फातिमा रिपोर्ट करेंगी। कहने को तो ये सड़क है, लेकिन किसी एडवेंचर लैंड से कम नहीं। ये इलाका है साइट एरिया मेट्रोविल का। तो आइए आज एक नजर डालते हैं इन झूला झुलाती सड़कों पर। साइट एरिया मेट्रोविल की सड़कें सनती सरगर्मियों की रीढ़ की हड्डी समझी जाती हैं, लेकिन अमली तौर पर खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर गाड़ियां ही नहीं बल्कि पैदल चलने वालों का गुजरना भी किसी कठिन इम्तिहान से कम नहीं। बहुत मुश्किलात है। हमारी अपील है कि ये रोड बना दे, कारोबार भी सेट हो जाएगा। यहाँ पे धूल है, मट्टी है। मेन शहर जिसको बोलते ये वही है, और ये जमाने से खराब पड़ी हुई है। हम यहाँ पर रह रहे। ये पिछले 7 साल से ये रोड नहीं बना हुआ है। काम कर लेते फिर पानी आ जाते, बारिश हो जाती है, सैंडविच खराब हो जाते, फिर टूट जाती है। शहरी कहते हैं इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। गाड़ियों का नुकसान है, जानों का नुकसान है। बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। इस रोड को जल्द से जल्द बनाए। साइट एरिया के रिहायशियों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। सड़कों पर गड्ढे, उड़ती धूल और मुताल्लिका इदारों की बेहिसी ने इस इलाके को तरक्की के बजाय तबाही की जानिब धकेल दिया है। कैमरामैन मुस्तंसर हुसैन के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। भारतीय कप्तान का बड़ा नहीं बहुत बड़ा यू टर्न। सूर्या कुमार यादव एशिया कप की ट्रॉफी के लिए मगरमच्छ के आंसू रोने लगे। कहते हैं, हम तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने को तैयार थे, किसी ने दी ही नहीं। 1.5 घंटा मैदान में खड़े इंतजार करते रहे। भारतीय मैनेजमेंट ने पहले ही ACC सरबराह से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। ट्रॉफी ना मिली तो सारी अकड़ निकल गई। घंटा खड़े थे, वेट कर रहे थे। हम में से तो किसी ने मना नहीं किया कि हम ट्रॉफी लेंगे नहीं। वो आके खड़े हो गए थे पोडियम पे और हम वेट कर रहे थे कि कब कुछ सेरेमनी स्टार्ट होगी। बट वो पता नहीं कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव ट्रॉफी भी ले गया, चैंपियन बोर्ड भी हटा दिया वहाँ से। नकवी साहब के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी थी, ये बात में नहीं, ये हमने कहीं से आया नहीं था, गवर्नमेंट से या कहीं BCCI से। उन्होंने जानबूझकर ट्रॉफी नहीं दी ऐसा नहीं, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ। ये अभी आपको उनसे पूछना पड़ेगा। कराची में शहरी के हाथों पापड़ फरोश बच्चे का कत्ल। शहरी ने पहले झूठ बोला कि डाकुओं पर फायरिंग की थी। CCTV फुटेज से शहरी का झूठ खुल गया। पुलिस तफ्तीश में हादसाती तौर पर गोली चलने का एतराफ़ कर लिया। शहरी के अपने बच्चे के भी पाँव में गोली लगी। मामला क्या है, सलमान लोधी से जान लेते हैं। सलमान, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ पता चला है?
देखिए, पुलिस ने जेर हिरासत मुलजिम से जब तफ्तीश की तो इसने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ जुर्म कर लिया। इसने बताया कि अब तक जो डकैती का वो ड्रामा रचा रहा था वो तमाम झूठ था। इसी से गाड़ी के अंदर से हादसाती तौर पर इससे गोली चली जो पापड़ फरोश के जिस्म पर लगी और वो मौके पर ही इंतकाल कर गया। पापड़ फरोश बच्चा अपने घर वालों की किफादत करता है। 10 साल है अब्बास के नाम से इसकी शनाख्त हुई। आज ही घर वाले इसको तलाश करते छिपा मुड्डा खाने पहुंचे थे जहां लाश वसूल करके ले गए। 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। मुलजिम के खिलाफ बच्चे के वालिद की मुद्दईयत में पुलिस ने सारी सुपर हाईवे थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस कहती है इसे असला भी बरामद कर लिया है जिसकी गोली चलने की वजह से इसका अपना बेटा और पापड़ फरोश इंतकाल कर गया। अच्छा, ये गाड़ी में उस असले से कर क्या रहा था? उसकी सर्विस तो डेफिनेटली नहीं कर रहा था, तो उससे गोली चली कैसे? मतलब क्यों इस्तेमाल कर रहा था असला गाड़ी में? देखिए, ये कह रहा है कि मैं असला निकाल के उसको सिर्फ चेक कर रहा था और सफाई का काम कर रहा था। इसने इब्तिदाई तौर पर तो ये बताया कि गाड़ी में असला सिर्फ चेक कर रहा था। इसके साथ ही जो दूसरा था वो गाड़ी से उतरा था बच्चों के साथ, लेकिन ये गाड़ी में असला को चेक करते हुए ये कहना है कि हादसाती तौर पर गोली चली और जितने इसने बताया था कि भारी डकैती के वारदात तमाम का तमाम ड्रामा निकला है। तो इसका अपना बच्चा ये गाड़ी में असले की सर्विस कर रहा था, इसका अपना बच्चा 4 साल का जो जख्मी है वो बाहर क्या कर रहा था? देखिए, वो एक जो इसने बताया कि रफ़ाए हाजत के लिए दूसरे बच्चे को उतारा गया था और उसको उसी के साथ वहाँ पे पार्किंग के पास ही वो रफ़ाए हाजत करवा रहा था। ये गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और इसके साथ दूसरा बच्चा भी था। अच्छा, वकुआ से जब पुलिस ने तहकीकात की तो गाड़ी के अंदर से जो पुलिस को शवाहिद मिले कि गाड़ी के अंदर से गोली चली। जो पापड़ फरोश बाहर गेट के पास खड़ा था उसको गोली लगी। ये गाड़ी के अंदर ही इससे हादसाती तौर पर गोली चली और इसने कहना है कि सफाई करते हुए चेक करते हुए इससे ये हादसाती तौर पर गोली चली। तो गोलियां कितनी चली इससे और ये क्या लाइसेंस याफ्ता असला था? देखिए, पुलिस कहती है कि इसके पास से लाइसेंस इसने अभी तक पुलिस को फराहम नहीं किया। इससे लाइसेंस मंगवाया गया था। इसलिए कहता तो ये है कि इसके पास लाइसेंस याफ्ता है, लेकिन अब तक इसने पुलिस को बाज़ाब्ता तौर पर लाइसेंस फराहम नहीं किया इस केस का। इसके बच्चे गाड़ी के अंदर भी एक और ही बैठा था और दूसरा बच्चा एक और छोटी बच्ची थी वो भी गाड़ी के बाहर मौजूद थी। अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि इसने पहले कहा कि ये डकैती का मामला है, लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज है तो ये बता रही है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और फायर होने के बाद तो बहुत सारे लोग और जमा हो गए, तो उनके भी बयानात कलमबंद किए हैं पुलिस ने? देखिए, अब तक वकुआ पे कोई भी पुलिस को ऐनी शायद इस वाक़े का नहीं मिल सका, क्योंकि जब जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था तो पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची और तमाम के तमाम लोग चले गए थे। ये तो सीसीटीवी फुटेज है जो पेट्रोल पंप पर लगी थी, ये सामने आई तो पुलिस को सामने ये सारा मामला खुला। अब तक इस वाक़े का कोई ऐनी शायद सामने नहीं आया। एक चीज़ अहम है, पुलिस ही कहती है अगर ये वाक़या होने के बाद इसको फौरी तौर पर किसी करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जाता, इसी गाड़ी में ले जाए जाते तो इस बच्चे की हो सकता है जान बचाई जा सकती थी। एम्बुलेंस का इंतजार किया गया और उसके बाद इसको अब्बासी शहर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पापड़ फरोश को सलमान गोलियां लगी कितनी थी और कहाँ लगी थी? एक गोली लगी थी और पेट की साइड पर इसको गोली लगी थी और उसके बाद ही ये काफी अनकॉन्शियस हो गया था। ये कि पुलिस कहती है कि अगर फौरी तौर पर इसको किसी करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जाता, निजी अस्पताल, तो हो सकता है इसकी जान बचाई जा सकती थी। खून ज्यादा बहने की वजह से ये बच्चा इंतकाल करे। उमूमन इस तरह की सूरत हाल में जब लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं तो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। जिस शख्स से भी अगर खैर उसकी बात भी मान लें कि गैर इरादी तौर पर उससे फायर हो गया, तो वहाँ पर भी किसी ने नहीं कहा कि चलो ये हो गया इसको ले जाओ, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं, फ़ौरन भाग गया? बिल्कुल, ये इस तरह का वाकया हुआ और उसके बाद ही इसने झूठा ड्रामा रचाया। वहाँ पे जो मौजूद लोग थे तो इसको लगा कि हो सकता है कि कोई इसको पकड़ के मारना ना शुरू कर दे, तो इसी मौके के बाद से फायर होते के साथ ही इसने वहीं पर झूठा ड्रामा रचाना शुरू कर दिया था। डाकुओं ने फायरिंग की। जब रेस्क्यू झूठ क्यों बोलता रहा वैसे सलमान? देखिए, बचने के लिए झूठ बोलता रहा। इसने ये भी झूठ बोला कि न्यू कराची से भारी रकम लेकर निकला है, लाखों रुपए रकम इसके पास मौजूद है जिसको छीनने की कोशिश की गई। लेकिन जब पुलिस ने इससे पूछा रकम कहाँ है तो ये भी बता ना सका। इसने पहले ये भी बताया कि डाकुओं ने पहले फायरिंग की, लेकिन जब वकुआ पे देखे तो कोई होल भी नहीं मिला। तो इब्तिदाई तौर पर 2-3 घंटे पुलिस तो इसके बयानात की रोशनी में ख्वार होती रही, पुलिस को ये चकमा देता रहा। लेकिन जब एनी मौके पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज क्योंकि फिर तो मामला बदल गया। मुख्तसरन ये बताइए कि ये शख्स जो है जो इस वक्त जेर हिरासत भी है करता क्या है? देखिए, अब तक इसने पेशे के हवाले से पुलिस को नहीं बताया कि क्या करता है। ये इसने सिर्फ ये बताया कि प्राइवेट काम करता है। अब तक ये बात पुलिस को भी क्लियर नहीं हो सकी क्या काम करता है। नहीं तो इसने नहीं बताया, लेकिन पुलिस पूछ भी नहीं पा रही। देखिए, पुलिस कहती है कि हमारा केस था कि इससे तहकीकात करना, असला इससे बरामद कर लिया, वजह कत्ल कर ली, लेकिन ये पेशे के एतबार से क्या करता है इस बारे में पुलिस अभी खामोश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान, हमें अपडेट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि हादसाती तौर पर ये शख्स गाड़ी में बैठकर अपनी पिस्तौल की सर्विस कर रहा था, उसकी सफाई कर रहा था, गोली चल गई, एक पापड़ फरोश बच्चे को लगी, मौके पर वो जान बहक हुआ और अपना बच्चा भी जख्मी हुआ।
सेशन कोर्ट लाहौर ने यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद ने ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। जुडिशल मजिस्ट्रेट के बाद एडिशनल सेशन जज ने भी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। डकी भाई ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की ज़मानत मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ ज़मानत के लिए सेशन कोर्ट से रुजू किया था। यूट्यूबर के खिलाफ जुआ ऐप की तरगीब देने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज है। इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में है। खित्ते की सियासत खेल के मैदान से अलग रखी जाए। एबी डिविलियर्स भी भारतीय टीम के ड्रामेबाजी पर खामोश न रह सके। कहा, एशिया कप की इख्तितामी तकरीब में जो हुआ वो देखकर अफसोस हुआ। उम्मीद है मामला जल्द हल कर लिए जाएंगे। विमेंस वर्ल्ड कप में गर्ल्स इन ग्रीन की मायूस कुन बैटिंग। बांग्लादेश के खिलाफ पहले खेलकर सिर्फ 129 रन बना सकी। रामीन शमीम 23 और कप्तान फातिमा सना 22 रन बनाकर नुमाया रही। 5 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। शोरना अख्तर ने 3, मारूफा अख्तर और नाहिदा अख्तर ने 2-2 विकेटें हासिल की। 130 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी है। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान शुरू कर दिया है। जहां भी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी होगी फौरी चालान होगा। दूसरी जानिब ई चालान सिस्टम पर शहर के स्टेक होल्डर्स ने कई सवालात उठा दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरे से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के फौरी कंप्यूटराइज चालान हो जाएंगे। कराची के निजी होटल में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए IG सिंध का कहना था कि शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना होगा। मोटरसाइकिल पे जो अभी लॉ बना है उस पे 20,000 का रखा है, मोटर कार पे 25,000 का रखा है और LTV पे 30,000 ये फाइन उनको जाएगा। कराची पुलिस चीफ कहते हैं इस निजाम से ट्रैफिक हादसात में कमी वाक़ई होगी। टेक्नोलॉजी विल डिसाइड एंड डिटरमिन कि किसने कानून कहां पे तोड़ा। DIG ट्रैफिक ने खिताब करते हुए कहा कि शहर में ड्राइविंग लाइसेंस निजाम को बेहतर बनाया गया है। ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम, उससे हम बिल्कुल इसको खत्म कर रहे हैं। एविडेंस बेस्ड हम एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं। फिर हम ट्रैकर्स लगा रहे हैं गाड़ियों के अंदर। शहर के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने इस निजाम पर कई सवालात उठा दिए। वीगो वाले के लिए, फॉर्च्यूनर वाले के लिए कानून अलग है। मोटरसाइकिल वाला जिसके पास मडगार्ड भी नहीं है, आप नंबर प्लेट की बात कर रहे हैं, उसकी मडगार्ड भी नहीं है, इसकी चप्पल टूटी हुई है, जो इंतहाई कसम पुरसी के आलम में है। आपको क्या पता उसके घर के क्या हालात हैं? इतनी देर पहले इंडिकेटर दे देना है जहाँ से मैं रोड टर्न करना है, लेकिन अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है मेरे पास, उस चीज पर शायद अमल ही ना कर सकूं। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से बचें ताकि हादसात से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। पाकिस्तान कौमी फुटबॉल टीम के साबिक खिलाड़ी हमीद खान मुआशी बदहाली का शिकार। 2 वक्त की रोटी के लिए पलम्बरी का काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल फुटबॉलर से पलम्बर तक का सफर। हमीद खान की कहानी सुना रहे हैं अख्तर गुलफाम। तो 2010 में प्रीमियर लीग खेल चुका हूँ। 2010 से मैंने बड़ा फुटबॉल स्टार्ट किया है। तकरीबन 3 साल मैं इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुका हूँ। इंटरनेशनल गोल भी किए हुए, प्लेयर ऑफ द ईयर भी बना हो और गोल्ड मेडलिस्ट भी हो। तकरीबन 10 से 12-13 मुल्क का दौरा किया हूँ। इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने से घर घर जाकर पलम्बर का काम करने तक चमन का हमीद खान भी कौमी खिलाड़ियों की सरकारी सतह पर सरपरस्ती न होने की एक चलती फिरती तस्वीर है। हमीद खान ने 3 साल तक कौमी टीम हुए, गोल भी किए और मैच भी जितवाए, जिसके बाद इन्हें स्विस सदर्न गैस कंपनी में 14 स्केल की नौकरी तो मिली, मगर जब हुकूमती सतह पर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बंद करने का फैसला हुआ तो वो नौकरी भी चली गई। क्रिकेट एक खेल को जो है तवज्जो है और बाकी जो है किसी खेल को तवज्जो ने। मियां शहबाज शरीफ ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बहाल करने के लिए उसने लेटर भी जारी किया था, उस पर अमल अभी तक अमल नहीं किया है। ये कहानी सिर्फ हमीद खान की नहीं, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों की है जो कभी मुल्क की शान थे। हमीद खान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि पूरे तौर पर पाकिस्तान में स्पोर्ट डिपार्टमेंट को बहाल किया जाए ताकि खिलाड़ियों को बेहतर मौके मिल सके और मुल्क का स्पोर्ट्स का शुबा मजीद तरक्की करे। कैमरामैन आयातुल्लाह के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज, चमन।
एयरवाई डिजिटल का मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल शेर का क्लाइमैक्स आ गया। पहली किस्त से ही ड्रामे की बेइंतहा मकबूलियत पर आखिरी किस्त सिनेमा में दिखाई जाएगी। एयरवाई ज़ैप के सार्फिन खुसूसी तौर पर ड्रामे की आखिरी किस्त टीवी पर ऑन एयर होने से 1 घंटे पहले देख सकेंगे। इससे कबल आखिरी किस्त यूट्यूब पर अपलोड नहीं की जाएगी, तो देखना ना भूलें। शेर की आखिरी किस्त आज रात 7 बजे एयरवाई ज़ैप पर और रात 8 बजे एयरवाई डिजिटल या फिर सिनेमा की बड़ी स्क्रीन पर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एयरवाई न्यूज़।